जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जंतु जगत शुरू किए थे और जंतुओं के वर्गीकरण के लिए उपयोग में आने वाले कुछ लक्षण और इकाइयों के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। उसमें आपको बताए थे कि जंतुओं में क्या होता है, शारीरिक समिति पाया जाता है। शारीरिक समिति का मतलब बताए थे वहाँ पर कि जंतुओं को किसी भी अक्ष से बांटने पर अगर वो दो बराबर भागों में बांटा तो इसका मतलब उसमें शारीरिक समिति क्या है, मौजूद है। इसके बाद कई और लक्षण बताए थे हम आपको कि जंतुओं में जन्म स्तर मौजूद होता है, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, निम्न सारे लक्षण पढ़ना है और वो होता है देहगुहा और सीलोम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देहगुहा क्या होता है, सीलोम क्या होता है, उसके बाद आगे देखेंगे। हेडिंग डालेंगे देहगुहा। देहगुहा क्या होता है, जनरली ये मान लीजिए एक शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा है बॉडी का। ये छोटे से टुकड़े को अगर हम देखें तो हम लोग के शरीर जो होता है इसमें बाहरी भित्ति जो है, ये भित्ति जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं देह भित्ति। देह भित्ति बोलते हैं, बॉडी वाल बोलते हैं। और इनके बीच में क्या होता है, इस प्रकार से पाइप नुमा होता है, नलिकाकार संरचना। और ये होता है आहार नाल। तो ये जो भाग है इसको बोलेंगे आहार नाल। आहार नाल वो भाग होता है जिसमें पाचन की क्रिया होती है। ये देह भित्ति है और ये आहार नाल है, दोनों के बीच का ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं देहगुहा। क्या बोलते हैं, देहगुहा बोलते हैं। तो देहगुहा क्या हुआ, देह भित्ति और आहार नाल के बीच स्थित स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, देहगुहा बोलते हैं। लिख सकते हैं, या बॉडी कैविटी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। बॉडी कैविटी, देह भित्ति एवं आहार नाल के मध्य उपस्थित स्थान को देहगुहा कहा जाता है। देहगुहा कहा जाता है। अब ये जो देहगुहा है ये जन्म परत, हम आपको बताया कि जन्म परत जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। उनमें से पहला जो जन्म परत था वो एक्टोडर्म था, फिर मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो अगर ये देह भित्ति जो है वो चारों ओर से इस प्रकार से मेसोडर्म के परत द्वारा घिरा हुआ है, इस प्रकार से मेसोडर्म के परत द्वारा घिरा हुआ है। तो ऐसे देह भित्ति को, देहगुहा को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम कहते हैं। सीलोम का सीधा सा मतलब क्या है कि देहगुहा को चारों ओर से कौन से परत द्वारा घिरा हुआ होना चाहिए, मेसोडर्म के परत द्वारा। और मेसोडर्म परत द्वारा अगर घिरा हुआ तो उस देहगुहा को हम लोग क्या बोलेंगे, सीलोम बोलेंगे। तो सीलोम नेक्स्ट हेडिंग इसमें आएगा, सीलोम। सीलोम क्या होता है, देहगुहा जब चारों ओर से मेसोडर्म परत द्वारा स्तरित होती है, मेसोडर्म परत द्वारा स्तरित होती है तो उसे सीलोम कहते हैं। सीलोम कहते हैं। अब ये जो सीलोम होता है, सीलोम के आधार पर जंतुओं को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। ऐसे जंतु जिनमें सीलोम नहीं होता है उसको हम लोग एसीलोमेट कहेंगे। ऐसे जंतु जिनमें सीलोम मौजूद होगा उसको सीलोमेट कहेंगे। और कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें कुट सीलोम होता है। कुट सीलोम का मतलब होता है ट्रू सीलोम मौजूद नहीं होता है, फॉल्स सीलोम मौजूद होता है। इसको हम लोग स्यूडो सीलोम कहते हैं। तो वो क्या होता है, इसमें देखिए मेसोडर्म जो है वो एक कंटिन्यूअस परत के रूप में है, लेकिन जो कुट सीलोम होता है उसमें मेसोडर्म के परत जो होता है वो बिखरा हुआ रूप में मौजूद होता है। अभी बना करके दिखाएंगे। तो पहले लोग सीलोम के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं। सीलोम के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। सीलोम के आधार पर जंतु जो है उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है एसीलोमेट,
सीलोमेट। ये सीलोमेट किसको बोलेंगे? ऐसे जंतु जिनमें सीलोम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ऐसे जंतु जिनमें सीलोम अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आता है वो होता है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस के जो मेंबर होते हैं उनमें क्या होता है? सीलोम अनुपस्थित होता है। दूसरा जो होता है वो कुट सीलोम। कुट सीलोम, कुट सीलोम क्या होता है? जब देह गुहा में मेसोडर्म जो है वो इस प्रकार से बिखरे हुए परत के रूप में जहीं तहीं क्या होगा? पाउच के रूप में क्या होगा? मौजूद होगा। तो ऐसे इसमें कंटिन्यूअस होगा तो उसको सीलोम बोलेंगे, और इस प्रकार से बिखरे हुए रूप में मौजूद होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुट सीलोम बोलते हैं। इसमें लिख सकते हैं जब देह गुहा में मेसोडर्म परत बिखरे हुए रूप में मौजूद होता है तो उसे कुट सीलोम कहते हैं। कुट सीलोम कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस ये इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों का। ये भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट करिए। इसके बाद एक और बचा है सीलोमेट, उसको पढ़ते हैं। और तीसरा टाइप जो होता है जंतुओं का उसको बोलते हैं सीलोमेट। सीलोमेट क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिनमें क्या होता है? सीलोम मौजूद होता है। ऐसे जंतु जिनमें सीलोम मौजूद होता है उसे सीलोमेट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है एनिलिडा से कॉर्डेट। एनिलिडा से कॉर्डेट, इसमें बीच में एनिलिडा के बीच में कॉर्डेट के बीच में क्या होता है? अर्थ्रोपोडा मोलस्का आते हैं, उनमें हीमोसील पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि एनिलिडा और कॉर्डेटा जो होते हैं यहाँ से यहाँ, तो एनिलिडा का मतलब अर्थवर्म जिसमें पाया जाता है, कॉर्डेट में हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेट तक के जो भी जंतु होते हैं उन सभी में क्या होता है? सीलोम मौजूद होता है। तो सीलोम क्या हुआ? सबसे पहले देह गुहा, तो देह भित्ति और आहार नल के बीच स्थित गुहा को देह गुहा को है। अगर देह गुहा चारों ओर से मेसोडर्म के परत द्वारा घिरा हुआ है तो उसको हम लोग सीलोम बोलेंगे। और सीलोम की उपस्थिति के आधार पर जंतु तीन प्रकार के, ऐसे जंतु जिनमें सीलोम मौजूद नहीं होता उसको ये सीलोमेट बोलेंगे। ऐसे जंतु जिनमें सीलोम मौजूद होगा उसको सीलोमेट बोलेंगे। और ऐसे जंतु जिनके देह गुहा में मेसोडर्म बिखरे हुए परत के रूप में मौजूद होता है उसको हम लोग सीलोमेट बोलेंगे। तो ये सीलोम के आधार पर जंतु की। अब ये जो लक्षण अभी तक हम लोग जो पढ़े इसके आगे भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। परिसंचरण तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, कंकाल तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। तो कई और गुणों को शामिल किया गया है। प्रजनन के करने की विधि होती है। इन सभी गुणों के आधार पर जंतुओं जो होते हैं उनको कई प्रकार के संघों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो बारी बारी से हम लोग संघ पढ़ते जाएंगे और उसके बाद जो लक्षण आता जाएगा उसके बारे में देखते जाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद लिखेंगे हेडिंग, जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न गुणों के आधार पर उन्हें कई संघों में विभाजित किया गया है। कई संघों में विभाजित किया गया है। गुण कौन कौन से द्विस्तरीय है कि त्रिस्तरीय सीलोम है कि नहीं है, कौन सा समिति है, पाचन तंत्र कैसा है, प्रजनन तंत्र क्या है,
उत्सर्जन कैसे होता है, इन सभी गुणों के आधार पर जंतुओं को कई संघों में बांटा गया है। और वो संघ कौन कौन से हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला जो संघ आता है उसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे हम लोग प्रोटिस्टा जगत में पढ़ चुके हैं। ये प्रोटोजोआ में कौन कौन से जीव आते हैं, यहाँ पर साथ साथ लिख रहे हैं हम। अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम जिसे मलेरिया होता है, और एक और है ट्रिपैनोसोमा। ये सब के सब जो जीव होते हैं वो कौन से संघ में आते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो पोरीफेरा है। पोरीफेरा में पहला जो जीव आता है उसको साइकन बोलते हैं। पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो भी जीव होते हैं उनको स्पंज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, स्पंज। ठीक है, फिर इसके बाद आता है साइकन के बाद यूस्पंजिया। एक और आता है यूस्पंजिया जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाथ स्पंज कहते हैं। इसके बाद आता है स्पंजिला, इसको बोलते हैं स्वच्छ जलीय स्पंज। इसके बाद आता है यूप्लेक्टेला। ये कुछ इम्पोर्टेंट जंतु हैं जो कौन से संघ के अंतर्गत आते हैं, पोरीफेरा के अंतर्गत। पोरीफेरा में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा जो होता है वो है टीनोफोरा। और इसके अंतर्गत भी जीव आते हैं। इस संघ के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है 9th क्लास में। टीनोफोरा के अंतर्गत आता है ल्यूरोब्रेकिया, और एक और होता है इसका नाम है टीनोप्लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो संघ आता है वो आता है सिलेंट्रेटा जो होते हैं, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो हाइड्रा होता है या जेलीफिश। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्लेटीहेलमिन्थेज। प्लेटीहेलमिन्थेज जो होते हैं इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं इनमें आता है प्लेनेरिया, टीनिया प्लेनेरिया हो गया, टीनिया प्लेनेरिया, फैसियोला, ये सब जीव जो होते हैं फैसियोला लिखना है, किसके अंतर्गत आते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट छठा संघ जो है वो एस्केलमिन्थेज। और एस्केलमिन्थेज में जो जीव है उसका नाम है एस्केरिस। वुचेरिया, ये जो होता है इसी से फाइलेरिया रोग होता है, वुचेरिया से। और ये एस्केरिस और वुचेरिया जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, एस्केलमिन्थेज के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनिलिडा। जो होता है इसमें फेरिटीमा जिसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं, केचुआ, लीच जो पानी में काला वाला जो होता है उसको लीच कहा जाता है। और एक होता है नेरिस जिसको हम लोग कनगोजर के नाम से जानते हैं। ये तीनों के तीनों जो मेंबर हैं वो किसके हैं, एनिलिडा के हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है और लगभग 75% जो हम लोग के आसपास जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वो सब इसी संघ के होते हैं। इसके अंतर्गत कीड़ा मकोड़ा जो भी इंसेक्ट होते हैं, तितली होते हैं, सब के सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में इसका एग्जाम्पल में कौन जाएगा, इंसेक्ट।
इंसेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग? कीड़ा को बोलते हैं। मकड़ी हो गए, बिच्छू हो गए, ये सब जो जीव होते हैं वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। इसको नोट करिए, इसके बाद और 2-3 बचा हुआ इसके बारे में लिखते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है मोलस्का। 9 नंबर पर मोलस्का। और इसके अंतर्गत कई जीव आते हैं, घोंघा, सीप, ठीक है, पर्ल ओयस्टर, ये कई और चीज़ों, घोंघा हो गया, सीप हो गया, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्का के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है तारा मछली, स्टारफिश। इसके बाद आता है हेमिकोडेटा। और इसमें बैलेनोग्लोसस, एग्जाम्पल इसका बैलेनोग्लोसस, और एक होता है सैकोग्लोसस। और लास्ट जो होता है वो होता है कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में कई तरह के पक्षी, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन रेप्टाइल्स सब आएंगे, ठीक है। मछली आ जाते हैं, एम्फीबियन आ जाते हैं, एम्फीबियन में मेढक आ जाता है, रेप्टाइल्स में सांप, ये सब पक्षी। और स्तनधारी जीवों में हम लोग आ जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल है। और इतने संघों के बारे में हम लोग को क्या करना है? बारी बारी से पढ़ना है। तो ऊपर जो वर्णित लक्षण थे, चाहे वो द्विस्तरीय, एक त्रिस्तरीय, सीलोन के आधार पर, पाचन तंत्र, प्रजनन के विधि के आधार पर, उत्सर्जन के विधि के आधार पर, इन सभी संघों में क्या किया गया है? जंतुओं को बांटा गया है। तो बारी बारी से पढ़ना है। प्रोटोजोआ हम लोग प्रोटिस्टा में पढ़ चुके हैं। यहाँ पोरीफेरा से हम लोग क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद हेडिंग डालिएगा पोरीफेरा। सबसे पहला संघ जो है वो संघ पोरीफेरा है। पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं इनमें बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया है। और इनको पोरीफेरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों के शरीर पर अनेक छोटे छोटे पोर्स या छिद्र मौजूद होते हैं। और बड़ी मात्रा में पोर्स या छिद्रों की उपस्थिति के कारण ही इसके अंतर्गत आने वाले जीवों को स्पंज या क्या कहा जाता है? पोरीफेरन कहा जाता है। तो लिख सकते हैं, इस संघ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया है। बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया है जिनके शरीर पर अनेक छोटे छोटे छिद्र को अंग्रेजी में पोर्स कहते हैं, मौजूद होता है। इन छिद्रों के उपस्थिति के कारण ही इसे पोरीफेरा या स्पंज कहा जाता है। पोरीफेरा या स्पंज कहा जाता है। डायग्राम से देख सकते हैं, पोरीफेरा का डायग्राम कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं।
इस प्रकार से। तो ये जो है सिंपल पोरीफेरा का डायग्राम है। और पोरीफेरा में इस प्रकार से क्या होता है, अब देखिए पोरीफेरा के शरीर पर कई छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं और ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसकी मौजूदगी के कारण इसके संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, पोरीफेरन या स्पंज कहा जाता है। ये जो छिद्र हैं इनका नाम भी होता है, ये जो छिद्र है इस छिद्र को बोलते हैं ओस्टिया, ओस्टिया बोलते हैं। और ओस्टिया से जो H2O है वो इंटर करता है, इसका काम क्या है, H2O को ग्रहण करना, ठीक है ना। ये जल को क्या करता है, ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा जल जो है वो ओस्टिया के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। और ये जो बड़ा छिद्र जो शरीर के ऊपर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम। और इस ऑस्कुलम के द्वारा H2O जो है वो बाहर निकलता है। जल प्रवेश पूछा कि उस स्पंज के जो शरीर होता है उसमें जल किसके माध्यम से प्रवेश करता है, तो होता है ओस्टिया के माध्यम से जल प्रवेश करता है और बाहर निकलता है ऑस्कुलम के माध्यम से। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देह भित्ति है और देह भित्ति कई परतों द्वारा बना होता है। सबसे बाहरी परत जो होता है उसको बोलते हैं पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म बोलते हैं। बीच में ये जो भाग होता है इसमें अमीबोसाइट कोशिका होता है, अमीबोसाइट कोशिका। और सबसे अंदर की वाला जो कोशिका होता है इसको बोलते हैं क्वाइनोसाइट, क्वाइनोसाइट या क्वाइनोडर्म बोलते हैं। ये जो क्वाइनोसाइट कोशिका होता है इसके ऊपर क्या होता है, ये जो परत है यहाँ पर इसके ऊपर कई छोटे छोटे कांटे नुमा संरचना निकले हुए होते हैं। और ये जो कांटे नुमा संरचना जो आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और ये कांटे नुमा संरचना को स्पिक्यूल्स कहा जाता है, स्पिक्यूल्स। ये जो स्पिक्यूल्स हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, कार्बोनेट के। अब ये देह भित्ति है और देह भित्ति के अंदर वाला ये जो कैविटी, खाली कैविटी आपको दिखाई दे रहा है, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं स्पंजोसील, स्पंजोसील कहते हैं। अब इसी स्पंजोसील में ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है तो ये संरचना जो इसको बोलते हैं जेम्यूल्स, जेम्यूल्स कहते हैं। और ये जो जेम्यूल्स है ये अलैंगिक जनन में और मुकुलन में सहायता करता है, अलैंगिक जनन में क्या करता है, सहायता करता है। फिर यहाँ पर ये जो सेल दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल, आर्कियोसाइट सेल। और ये जो आर्कियोसाइट सेल हैं ये लैंगिक जनन में, युग्मक निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये है आपका एक सिंपल सा डायग्राम कि उसका स्पंज का। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्पंज जो होते हैं, पोरीफेरा जो होते हैं, इनके शरीर पर कई छोटे छोटे छिद्र होता है। इनके शरीर पर बसे छोटे छोटे छिद्रों को ओस्टिया कहते हैं। ओस्टिया से जल शरीर में क्या होता है, प्रवेश करता है। और बड़े छिद्र को हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं जिससे जल क्या होता है, बाहर निकलता है। इनका शरीर जो होता है वो द्विस्तरीय होता है, 2 स्तरों से घिरा होता है। बाहरी स्तर को पिनेकोडर्म बोलते हैं और सबसे अंदर का स्तर जो होता है वो क्वाइनोडर्म होता है, क्वाइनोडर्म या क्वाइनोसाइट होता है। दोनों के बीच में जो कोशिकाएं होती है उसको अमीबोसाइट कोशिका कहते हैं। अब ये अंदर की ओर देखा जाए तो क्वाइनोसाइट जो होता है वो वहीं पर छोटे छोटे कांटेनुमा संरचनाएं निकले होते हैं जिनको हम लोग स्पिक्यूल्स बोलते हैं। और ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अब इसके अंदर अगर देखा जाए अंदर की ओर तो ये जो खाली है इसको लोग देह गुहा बोलते हैं। और देह गुहा को क्या कहा जाता है, स्पंजोसील कहा जाता है। इस स्पंजोसील में क्या होता है, जेम्यूल्स मौजूद होता है जो अलैंगिक जनन में सहायता करता है। और आर्कियोसाइट सेल होते हैं जो लैंगिक जनन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पोरीफेरा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। तो ये डायग्राम भी आपको क्या करना है, वहीं पर बना लेना है। पहले इसको नोट करिए फिर इसको बनाइए, उसके बाद इसके लक्षण लिखवाते हैं। तो संघ पोरीफेरा के कुछ विशिष्ट लक्षण यहाँ पर दिए हुए। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि संघ पोरीफेरा के विशिष्ट लक्षण लिखे। तो आपको इन पॉइंटों को क्या करना होगा, वहाँ पर लिखना होगा। पहले बारी बारी से समझिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि इस संघ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया है। बहुकोशिकीय जंतुओं का मतलब बताए थे कि ऐसे जंतु जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ऐसे जंतुओं को हम लोग बहुकोशिकीय कहते हैं। और जितने सरल बहुकोशिकीय जीव हैं उन सभी सरल बहुकोशिकीय जीवों को किसमें रखा गया है, पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अधिकांश जीव समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं।
ठीक है ना। इसके अंतर्गत पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में से अधिकांश जो जंतु आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, समुद्र जल में मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, और वो एग्जाम्पल कौन है, स्पोंजिला है। स्पोंजिला जो है वो स्वच्छ जलीय स्पंज कहलाता है, स्वच्छ जलीय पोरीफेरा होता है जो मृदु जल में स्वच्छ जल में पाया जाता है, लेकिन अधिकांश कहाँ मिलेंगे आपको, समुद्र जल में मिलेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इस संघ के जीवों को स्पंज कहा जाता है। अभी बताए थे कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं उनके शरीर पर कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों की उपस्थिति के कारण इनको क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट इसको इंपॉर्टेंट कर लेना है। ये कुछ क्वेश्चन पूछता है कि स्पंज को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, तो वो कौन सा संघ होगा, पोरीफेरा होगा। नेक्स्ट है कह रहा है चौथा पॉइंट, इसके अंतर्गत आने वाले जीव स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब होता है ऐसे जीव जो एक ही स्थान पर रहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा नहीं सकते हैं, ऐसे जीवों को स्थानबद्ध। और पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं ये स्थानबद्ध होते हैं, अर्थात एक ही स्थान पर क्या करते हैं, रहते हैं। फिर इनके बाद नेक्स्ट पांचवा पॉइंट कह रहा है कि इनके शरीर पर अनेक छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओस्टिया। जो शरीर के गोले गोले बताए थे अभी छोटे छोटे छिद्र, वो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको ओस्टिया कहते हैं। और ओस्टिया के द्वारा जल जो है वो शरीर में क्या होता है, प्रवेश करता है। ये ध्यान देने वाला बात है। मुंह के स्थान पर क्या होता है, हम लोग का दिमाग में मुंह जो होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, तो ऑस्कुलम उसके स्थान पर ध्यान में रहता है, तो वो गलत हो जाएगा। ओस्टिया के द्वारा जल क्या होता है, शरीर में प्रवेश करता है, और अनेक उसके शरीर के ऊपरी भाग में एक बड़ा छिद्र होता है, और उस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। और उस ऑस्कुलम के द्वारा जल जो है वो शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। फिर कह रहा है कि इनके शरीर क्वाइनोसाइट कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, अस्सरित होता है। इनका शरीर विशेष प्रकार की कोशिका क्वाइनोसाइट के द्वारा क्या होता है, अस्सरित होता है। और आठवां पॉइंट ये कहता है कि इनका जो देह गुहा होता है, इनमें देह गुहा मौजूद होता है, और देह गुहा को क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं 8, अभी 2-3 और पॉइंट हैं, इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखवाते हैं। तो 9th पॉइंट क्या कह रहा है कि इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कांटेनुमा रचनाएं होती है, इसको हम लोग कंकाल की कह सकते हैं। तो इनके शरीर पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कांटेनुमा रचनाएं होती हैं, और उन कांटेनुमा रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिकुल्स। डायग्राम में हम इसको मेंशन किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कह रहा है कि इनके शरीर पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी छोटे छोटे कांटेनुमा रचनाएं होती हैं, और उन कांटेनुमा रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं। इसका दूसरा बात कर रहा है 10वां नंबर पॉइंट कि जंतु कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी कहने का मतलब मेल और फीमेल जो है वो एक ही बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और जब नर और मादा एक ही शरीर में मौजूद होते हैं तो ऐसे शरीर को, ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी होते हैं। और उभयलिंगी होने के बाद 11वां पॉइंट कर रहा है कि इनमें दोनों तरह का प्रजनन होता है, अलैंगिक जनन भी करते हैं और लैंगिक जनन भी करते हैं। अलैंगिक जनन इनमें जो होता है वो 2 विधि द्वारा होता है। एक होता है मुकुलन द्वारा, 8th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा होता है जैम्यूल निर्माण के द्वारा। अलैंगिक जनन इसमें 2 विधि द्वारा होता है, मुकुलन एवं जैम्यूल निर्माण द्वारा। जबकि लैंगिक जनन जो होता है उसमें ये क्या करते हैं, नर एवं मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। वही लिखा हुआ कि इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन एवं जैम्यूल निर्माण द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन युग्मक का निर्माण होता है। इसके बाद लास्ट है कि इनमें पूर्ण जनन की क्षमता होती है। पूर्ण जनन का क्षमता का मतलब होता है कि शरीर का कोई भी भाग अगर कट जाए तो उसको पुनः से उसका क्या हो जाना, निर्माण हो जाना ही पूर्ण जनन का। जैसे छिपकली में होता है, जिससे हम लोग नाखून काटते हैं तो वो पुनः से बन जाता है, ये क्या होता है, पूर्ण जनन की क्षमता होती है। और इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों में ये क्षमता क्या होती है, मौजूद होती है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है उसको भी वहीं पर क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर जो संघ पोरीफेरा है वो क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट संघ हम लोग को जो पढ़ना है वो सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और सिलेंट्रेटा के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब ये जो सिंपल चीज़ें हैं इनको क्या करिएगा, लिखिएगा, उसके बाद पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है। अगर समझ में ना आए तो उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी धीरे धीरे आपको क्या होगा, जब 2-3 और फाइल हम पढ़ लेंगे तो पीछे वाली जो चीज़ें हैं उसको बार बार रिपीट होगा, तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा। तो इसको आराम से क्या करना है, पढ़ना है, किताब पढ़ना है, समझना है, और बाकी विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।